जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस आपके आए थे प्रीवियस ईयर में, उन सभी का सलूशंस हम करवा रहे हैं दोस्तों, बारी बारी से पेपर बाय पेपर। इसमें दोस्तों आपको हमने 2 पेपर करवा दिए हैं। यूपी पुलिस परीक्षा में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें हम हिंदी का 2 पेपर करवा दिए हैं। आज आपका तीसरा पेपर है और ये पेपर होगा आपका 26/10/2018 में। ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पेपर है। ये री एग्ज़ाम हुआ था, उसी का सॉल्व पेपर है। इसमें भैया आप लोगों के लिए हमने हिंदी के कितने 37 क्वेश्चंस लिए हैं। हिंदी के 37 क्वेश्चंस लिए हैं। आप लोग क्या स्कोर करते हैं ये आप लोग अपना स्कोर बताइएगा लास्ट के अपने इस कमेंट बॉक्स में। ओके भैया, चलते हैं। आज का पहला किस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया है तो कुछ इस तरह से चीज़ें देख लीजिए कैसे का हम करवा रहे हैं। दोस्तों, हमने आप लोगों को कौन कौन से पेपर करवा दिए हैं। पेपर आपका ये वाला हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सॉल्व पेपर 28/1/2019। ये प्रथम शिफ्ट में आया था, मतलब प्रथम पाली में पूछा गया था। इसके बाद दूसरा पेपर आप लोगों को करवाया था हमने 27/1/2019। ये द्वितीय पाली का पेपर था। और ये आज आपका पेपर होने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सॉल्व पेपर होगा 26/10/2018 का, प्रथम पाली का, जो कि ये री एग्ज़ाम हुआ था। ओके भैया, चलिए देखते हैं आज के कैसे क्वेश्चन हैं आपके। क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वर्णों के कितने भेद हैं? बताइएगा आप लोग, वर्णों के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शंस दिए गए 10, 7, 2 या फिर 8। भैया वर्णों के आपके कितने भेद होते हैं? 2 भेद, स्वर और व्यंजन। आपके वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। विकल्प सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो इसमें बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। भैया मालिक, कहार, पाठक ये सभी कैसे हैं? पुल्लिंग है। जबकि आपका विकल्प डी में दिया गया जो ऑप्शंस में है योगिनी, योगिनी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पुल्लिंग शब्द से, पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो पुल्लिंग शब्द भैया इसमें ऑप्शन दिए गए नायिका, लेखिका, वधू और धावक। तो इसमें नायिका, लेखिका, वधू ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन जो डी वाले ऑप्शंस में दिया गया धावक, वो आपको क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। उम्मीद करते हैं भैया यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इनके आंसर भी आप लोग सही किए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? तो शिक्षक का बहुवचन बताना है आपको, शिक्षकों, शिक्षिका या शिक्षिकाएं या फिर शिक्षकगण। तो भैया शिक्षक का क्या होगा? शिक्षकगण होगा। विकल्प डी में दिया गया है। शिक्षक का क्या होता है? शिक्षकगण। और इसके बाद ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर है 43। इसका क्या पूछा गया इसमें? माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? रेखांकित में कौन सा कारक ये बताना है आपको। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। माँ ने बाजार से, कर्ता ने कर्म को क्या होगा इसमें भैया? कर्ता ने कर्म को। तो इसका ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, कर्ता ने कर्म को। तो विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा, कर्ता। इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें पूछा गया आपसे अगला क्वेश्चन है भैया, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, रेखांकित में भेद कौन सा है बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक या फिर प्रश्नवाचक। यह मेरी पतंग है, तो इसमें क्या है? इसमें निश्चयवाचक का बोध हो रहा है कि यह मेरी पतंग है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प ए वाला, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है आपका भैया, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार शब्द का इसमें विशेषण का कौन सा भेद है ये बताना। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। तो इसका विकल्प आपका हो जाएगा डी, समझदार। समझदार आपका कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा शब्द से बना विशेषण है
तो चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा हो जाएगा? चर्चाएं, चर्चा, चर्चित या फिर चर्या। तो इसमें विकल्प सी में जो दिया गया है चर्चित, चर्चा शब्द से बना विशेषण आपका क्या होगा? चर्चित। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातु किसे कहते हैं? तो धातु किसे कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को, या फिर क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तम रूप को, या क्रिया के संपूर्ण रूप को? भैया विकल्प ए में क्या दिया गया है? धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें? अगला क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? अगर आप लोगों ने काल पढ़ा होगा कहीं से भी, बुक से या किसी क्लास से, तो आप लोग बताइएगा भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दिए गए 7, 6, 9, 4। तो भूतकाल के आपके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा 6 भेद कौन कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव शब्द बने होते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? भैया तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत शब्दों से तद्भव शब्दों का उनको बोलते हैं तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा से आए होते हैं, उनमें कुछ बदलाव किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव। लेकिन तत्सम कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम। लेकिन हमसे पूछा क्या गया? तद्भव। तो तद्भव बताना संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें कुछ बदलाव कर देते हैं हम, उनको क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। तो विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भैया इसमें दिया गया है तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो इसमें तत्सम पूछ रहा है निद्रा, इसका विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। निद्रा तत्सम क्या होगा? निद्रा। निद्रा का तद्भव क्या होता है? नींद। और ये कान का तत्सम क्या होता है? कर्ण, मोर का मयूर, बंदर का वानर। इस तरह से आपको याद होना चाहिए सभी चीज़ें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भैया पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पर्यायवाची दिए गए इसमें चारों विकल्पों में कौन सा समूह आपको बताना सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये बिल्कुल सही है। नारी, महिला, औरत, ये भी सही है। इसके बाद आपका दिया गया है पर्वत, पहाड़, पुस्तक। भैया यही गलत है और पूछा क्या गया था कौन सा सही नहीं है? तो पर्वत, पहाड़, पुस्तक, पुस्तक ये गलत है क्योंकि ये पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता है। और ये आग, अग्नि, अनल, ये सभी सही है। ये भी सही है आपका, ये भी, और विकल्प डी सही है। लेकिन तीसरा वाला जो दिया गया वो गलत है। और पूछा क्या गया था कौन सही नहीं है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। विकल्प सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान समाधान। तो आदान प्रदान आपका कौन सा विकल्प ए में दिया गया? आदान प्रदान बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा, आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन भैया देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है? और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो और शब्द के अनेकार्थी शब्द का कौन सा सही आपका हो जाएगा जोड़ा? अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना। तो इसका भैया विकल्प आपका सही हो जाएगा दूसरा और तथा। ये और शब्द के अनेकार्थी शब्दों का समूह है, दूसरा तथा। विकल्प बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भैया आप लोगों से पूछा गया है जो काम करना कठिन हो, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन देखें दुष्कर, दूभर, कठिन, असंभव। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? दुष्कर। विकल्प आपका ए वाला राइट आंसर होगा। ए विकल्प बिल्कुल सही होगा, दुष्कर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं, सही शब्द भरिए। भैया आप लोगों को पता होना चाहिए पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? नीड़। नीड़ माने क्या होता है भैया? घोंसला। तो पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं। लेकिन घोंसला को क्या लिख दिया उसने? नीड़। तो विकल्प सी राइट आंसर होगा। ये बताइए कितने लोगों को पता था? अगर नहीं पता हो तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि आपको इसी तरह से कुछ रिक्त स्थान दिए जाते हैं और उनमें भरना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। अनुचर, अनुपम, अनुत्तर या फिर अंतर। भैया इसमें पूछ रहा है अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, क्योंकि ये तीनों तो बने हैं लेकिन क्या अंतर बना है? विकल्प सी वाला सही होगा 56 का सी।
अंतर जो है ये आपका अनु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, अंतर। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, गलत है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भैया भुलक्कड़ में आपका कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ? अक्कड़ प्रत्यय का, विकल्प सी में दिया गया अक्कड़ प्रत्यय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि का संधि विच्छेद कीजिए। तो गीतांजलि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? गीत प्लस अंजलि। विकल्प डी में दिया गया गीत प्लस अंजलि। विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाक्य शुद्धि से संबंधित। सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा तो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये आपका सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। विकल्प सी में जो दिया गया बिल्कुल सही है भैया। थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा, चल नहीं रहा है तो आप लोग मैनेज करिएगा। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आप लोगों से पूछा गया, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है बताइएगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विक समास, द्वंद्व समास। तो रसोई के लिए घर कौन सा होगा? तत्पुरुष समास के लिए आपका है रसोई के लिए घर, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा? विकल्प आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और तत्पुरुष में कौन सा भेद होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके भैया। अगला क्वेश्चन है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य का रूप कौन सा होगा? मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। इसमें कर्मवाच्य रूप बताना है। ऑप्शन दिए, मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा, कर्मवाच्य रूप बताना है। तो विकल्प डी होगा इसका राइट आंसर, मुझसे खाया जाता है। विकल्प डी आपका कौन सा? विकल्प डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है ये आपको बताना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या कालवाचक क्रिया विशेषण, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन से आप लोगों से पूछा गया, निम्न में से योजक चिन्ह। भैया आप लोगों को हमने हर एक क्लास के बारे में सभी चीज़ें बताई हैं लगभग। योजक चिन्ह आप लोगों को बताना, जैसे माता पिता आपका ये द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह लगता है, प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। तो योजक चिन्ह विकल्प सी में दिया गया है। योजक चिन्ह ये होता है जैसे माता पिता, इसको लिखने में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये योजक चिन्ह लगा है। लाभ हानि, लाभ और हानि, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, इन सभी के बीच में आपका कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह। और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, और ये आपका ऑब्लिक का चिन्ह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया है इसमें, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भैया देखिए इसमें ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए गए हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। घी के दिए जलाना, रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लाना। जो आपका भैया इसमें ऑप्शन सी दिया गया बुक में, लेकिन आपका सी नहीं राइट होगा। घी के दिए जलाना क्या होता है? खुशी मनाना। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। खुशी मनाना घी के दिए जलाना के बराबर होता है। घी के दिए जलाना क्या होगा? खुशी मनाना। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति का, लोकोक्ति का क्या सामान्य अर्थ होता है? क्या होता है सामान्य अर्थ? लोक की उक्ति, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक की उक्ति, इसका सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। भैया आपको ये पढ़ने में जोश आया कुछ? चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें कौन सा रस भेद है बताइएगा? भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। चमक उठी सन 57 में मतलब एकदम जोश टाइप का आ जाएगा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें रस कौन सा होगा? वीर रस होगा। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको बताना चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इसके ऑप्शंस दिए गए 20, 17, 15, 16। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपकी कितनी? 16 मात्रा होती हैं। विकल्प आपका
डी वाला राइट आंसर होगा। भैया ये चौपाई था और एक इसी की तरह होता है चौपाई। चौपाई, इसमें भैया आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई में तो आप लोगों ने बता दिया कि 16 मात्रा होती हैं, लेकिन हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको बताना है। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। भैया इतनी डीपली हिंदी नहीं पूछता जितना आप लोग सोचते हैं, परेशान होते हैं कि आप इजी पढ़ा रहे हैं, ऐसा लेवल नहीं पूछा जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो किसी का भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा, उसमें आप लोगों के सॉल्व पेपर दिए गए होते हैं, या फिर आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर भी अवेलेबल हैं। तो काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर रूपक अलंकार? भैया इसमें क्या होगा? काली घटा का घमंड घटा, इसका हो जाएगा यमक अलंकार। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक बार घटाकार तो दूसरा है और एक बार घटाकार तो दूसरा है। एक बार घटा क्या होती है? बादल की घटा, और एक बार जैसे कोई चीज़ लेते हैं उसमें घटा मुनाफा, घाटा मुनाफा, इस तरह से होता है ये चीज़ें। तो इसमें क्या विकल्प आपका ए वाला राइट आंसर होगा, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया है प्रश्न संख्या 69 से 73 तक का क्या गद्यांश आपका है। 69 से 73 तक एक गद्यांश दिया गया है, इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले आप लोग गद्यांश पढ़िएगा किस तरह से आपको उत्तर देना है। इसमें गद्यांश में दिया गया है, विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी है। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनमें हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के लिए साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धार संजोकर प्रवाहित हो रहे हैं। तो भैया आप लोग समझ लीजिए कि एक वृक्ष कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, कितना महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादातर आप लोग इस पैराग्राफ से यही सीखिएगा कि वृक्ष काटना नहीं है, ज़्यादातर लगाना ही है, ताकि हमारे पर्यावरण को अच्छा बनाए रहिए। तो देखते हैं सबसे पहला इस पैराग्राफ से क्वेश्चन क्या बनेगा गद्यांश से। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। तो वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है भैया? वनों का महत्व समझना। विकल्प ए में जो दिया गया है, वनों का महत्व समझना। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ यही है कि वनों का महत्व समझना। इसका विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप लोगों से पूछा गया है, आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय है? भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान या फिर आश्रम का स्थान? तो इसका विकल्प क्या होगा? रहने का स्थान। विकल्प सी रहने का स्थान। वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है? तो वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना, वनों को बचाना। तो इसका विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? वनों का संरक्षण, इसमें वनों को बचाना। विकल्प डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वन जो है ये पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? आप लोग गद्यांश में भी पढ़े हैं कि वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर, लकड़ी देकर। तो भैया इसमें आप लोग बताइएगा वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा सी वाला, वर्षा कराने में सहायक बनकर। वर्षा कराने में सहायक बनकर, विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका पैराग्राफ से आखिरी क्वेश्चन, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? तो नदियों में जलधारा जो प्रवाहित हो रही है वो किसके कारण हो रही है? इस गद्यांश में क्या बताया गया है? वनों के कारण। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? ए वाला। इसके बाद भैया एक आपकी रचना पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट रचना पूछी गई थी। जयद्रथ वध किसकी रचना है?
जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो भैया आपको बताना है जयद्रथ वध किसकी प्रमुख रचना है, तो इसका आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी की। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। और भैया आप लोग बताना सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, सुकुमार कवि। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है अतीत के चलचित्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह, सियाराम शरण गुप्त या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अतीत के चलचित्र ये आपकी रचना है महादेवी वर्मा जी की। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। भैया उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने 37 के 37 क्वेश्चंस में बने रहे होंगे, और अगर बने रहे हैं तो आप लोगों का क्या स्कोर रहा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर थे और आप लोगों ने हिंदी में देखा किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, कौन कौन पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए, हमारा कौन सा क्वेश्चंस गलत हो रहा है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। जो क्वेश्चंस आपका गलत हो रहा है उस चैप्टर को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा डीपली जाकर, उसमें जिसमें भी आपको जैसे रचनाएं में आपकी गलत हो रही तो रचनाएं लगभग 50 से 100 रचनाएं देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, उसमें से आप लोगों का फंस ही जाएगा कोई ना कोई रचना। तो भैया आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा स्कोर किया होगा, जैसा भी स्कोर किया होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ भैया हमारे पास समय की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस वजह से हम आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास नहीं दे पा रहे हैं। जैसा कि आप लोग कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर रीजनिंग की क्लास आप लोग रेगुलर क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो बस यही कारण है भैया कि क्या बताएं, अभी हम रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। हमें पूरा सिलेबस मतलब यूपी जीके भी आपको करानी है और हिंदी भी करानी है, और ये आपका क्या रीजनिंग भी आपको करानी है। इसके बाद एक आपका बचता है मैथ, ये सभी चीज़ें हम करवाएंगे। और मैम तो आपको स्टैटिक जीके पूरा मतलब जीके का पोर्शन करवा रहे हैं, हम आपको जीके में सिर्फ आपको यूपी जीके करवाएंगे और हिंदी, रीजनिंग एवं मैथ। अगर मैथ का कोई टीचर अच्छा खासा होगा तो वो आपको मैथ करवा देगा। फिलहाल आप लोग हमारी वीडियो पहले देखिएगा एक मैथ की, इसके बाद आप लोग बताइएगा कि हम आपके लिए रेगुलर मैथ के लिए करें या ना करें। फिलहाल आप लोगों के लिए हम 1 महीने से ई बुक बना रहे हैं, मैथ की ई बुक बनाई जा रही है। उस ई बुक को पहले आप लोग देखिएगा किस तरह से ई बुक है बनाई गई, आप लोगों की कितनी मेहनत करके बनाई गई, उसका आपको हम टेलीग्राम पे थोड़ा बहुत मटेरियल दे देंगे। फिलहाल इतनी मेहनत से हम ई बुक बना रहे हैं तो कुछ तो दायित्व बनता है दोस्तों आपसे लेने का, तो वो चीज़ें जो भी हैं आपको बता दी जाएंगी। मैम आपको बता देंगे कितने प्राइस की बुक है, आपको बिल्कुल कम कॉस्ट की बुक रखी जाएगी, और मात्र कितने 90 पेज की बुक है भैया, 90 पेज की बुक है आप लोगों की। और हम आपसे वादा करते हैं कि जितना भी आप लोगों का यूपी पुलिस में क्वेश्चन आता है 18 से 20 क्वेश्चन, हम आपका 100% आपसे गारंटी ले सकते हैं कि इसी बुक से क्वेश्चन फंसा देंगे। बस आप लोगों को अच्छे से इस बुक को 3 से 4 बार लगा लेना है और प्रैक्टिस करना है। इसको आप लोग पहले लगा लीजिएगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन बताए गए इसमें विथ सॉल्यूशंस। और आप लोगों को क्या करना है, फिर इस बुक को पढ़ने के बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इस बुक की सहायता ले सकते हैं, या फिर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसा भी आप लोगों को है, बहुत जल्द आपको बुक लॉन्च होने वाली है, उसका प्राइस भी आप लोगों को पता चल जाएगा कैसा क्या है। आप लोग घबराइएगा नहीं कि ज़्यादा प्राइस है, बिल्कुल कम कॉस्ट की है आप लोगों के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अधिकतर लोग ले ही सकें। ओके दोस्तों, चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।